हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। जो कल आपको टेस्ट मिला है प्री बीट का, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों को अभी तक ये टेस्ट नहीं मिला है वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर लेना। कल मॉर्निंग में इसे मैंने अपलोड किया था। आज इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें पीडीएफ और नोट्स, क्वेश्चन पेपर ये सब मिलते रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक, गलनांक का इंग्लिश मीनिंग होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट। सो मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, टाइटेनियम है, टंगस्टन है और निकेल है। ये तीनों सॉलिड है, ये तीनों सॉलिड है। और ये जो आर्गन है ये गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में है। तो डेफिनेटली अगर इस गैस को मैं लिक्विफाई करूं, और लिक्विफाई मतलब लिक्विड में लाऊं द्रव में, और वहां से उस द्रव से इसको मैं सॉलिड कर बना दूं, अब ये जो इसको गैसियस स्टेट को लिक्विफाई करना फिर सॉलिड में लाना, तो ये नेगेटिव में चले जाएगा। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो अराउंड 190 के आसपास या 189.4 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में। मतलब इतना टेम्परेचर अगर मैं ऑर्गन को देता हूं तब वो जाके जमना चालू होगा। समझ रहे हैं आप लोग। और ये टाइटेनियम, टंगस्टन, निकेल, ये तो सब तो सॉलिड स्टेट में होते हैं ना। तो सिंपल सा प्रश्न था, आपको सिर्फ दिमाग लगाना था कि इनमें से कौन सा गैसियस स्टेट में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। -189 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, -189.4 डिग्री सेल्सियस में ये जमेगा। इसको टेम्परेचर और कम करोगे तो सॉलिड में रहेगा, और इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो यहां से वो लिक्विफाई होना चालू हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आना शुरुआत कर देगा। सो पहले प्रश्न का आंसर है सी। अब आप लोग कोशिश करना, ये जो टेस्ट है मार्क्स या तो कमेंट करके मुझे बता देना, या आप कमेंट भी नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न है। इस 30 में आपके 25 प्रश्न सही होने ही चाहिए, 25 प्रश्न, क्योंकि रीजनिंग और इसमें जीके ही है, तो इतने प्रश्न तो सही होने ही चाहिए। लेकिन 20 भी अगर सही हो रहा है ना, 30 में 20 भी सही हो रहा है तो भी चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाजीराव प्रथम, अब उसका यहां पर जो उनके कार्यकाल का डेट है ये भी दिया हुआ है, 1720 से 40। ये किस वंश के शासक थे। ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है, नंद हो नहीं सकता, प्राचीन भारत, हर्यक भी नहीं हो सकता, मौर्य भी नहीं हो सकता। अब जो बचता है वो पेशवा है। आपने बाजीराव मस्तानी ऐसी कुछ मूवी आई थी, वो देखा होगा या ट्रेलर देखा होगा, सुना होगा। मैंने केवल ट्रेलर सुना है, मूवी तो नहीं देखा हूं। तो बाजीराव वहां से अंदाजा लगा लो ना, अंग्रेज के कालीन था, तो नंद, हर्यक और मौर्य तो हो ही नहीं सकता। अब बचा पेशवा, जो बच रहा वही आंसर है। ये मराठा शासक थे, बाजीराव प्रथम। ठीक, बहुत इजी प्रश्न है, ये थोड़ा टफ है। अब प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। अब यहां भी मैं फिल्टर कर सकता हूं। बैरोमीटर क्या नापता है, प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, कि हाँ किसी चीज में कितना प्रेशर लग रहा है, किसी, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। तो ये ऑप्शन देख के समझ में आ गया कि बैरोमीटर मतलब वो है जो यंत्र है जो प्रेशर मेजर करेगा। उसके बाद क्रायोमीटर को देखो, जब भी ये क्रायो वर्ड आपको दिखाई देगा ना तो इसको समझ लेना ये टेम्परेचर से संबंधित है, टेम्परेचर मापने का इकाई है। अब ए और सी में ये क्रायो और बैरो तो बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम्स में बनते हैं। अब लूसी और साइनोमीटर में ये डाउट हो रहा होगा कि इनमें से सही आंसर कौन है। तो जरा अब यहां कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये लूसी मीटर है ना, ये लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने काम आता है, और ये जो साइनोमीटर है ना ये साइन से बना है, साइन, साइन कॉस टेन, सुने होंगे आप लोग साइन, इस तरह से साइन। तो ये क्या है,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित एसी डीसी जो होता है ना, मल्टीमीटर जिसको बोलते हैं, उससे संबंध है इसका। तो इसका सही आंसर है लूसीमीटर। अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव है। अब अत्यधिक वनों की कटाई से ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं ना, चारों के चारों आंसर सही है। जंगल का नुकसान भी होता है, अन्य पौधों को भी हानि हो रहा है, जंगली जानवर के आवासों का विनाश हो रहा है, मिट्टी के क्षरण, सबका नुकसान हो रहा है। मिट्टी का क्षरण मतलब मिट्टी बह जाता है, अगर जंगल ही कट गया तो मिट्टी को बांध के कौन रखेगा, है ना, सॉइल इरोजन बोलते हैं उसको। तो ये सॉइल बह जाता है। अब सारे आंसर सही हैं, तो हमको एक बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना ही है ना, ऑल ऑफ द अबाउट ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से सबसे अच्छा आंसर। तो अत्यधिक वनों की कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव जो है वो है जंगली जानवरों के आवास का विनाश, और ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। सो ये आंसर याद रख लेना। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो इसका आंसर है भारत में। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर फेमस है सूती वस्त्रों के लिए। तो दक्षिण भारत में का कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर वस्त्र उद्योग ज्यादा है, तो वो है कोयंबटूर। ये प्रश्न बनता है, कोयंबटूर, इसको याद रख लेना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। निम्नलिखित में से किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब भारत इन चार ऑप्शन में से कौन से सोर्सेस का यूज करके बिजली उत्पादन करता है और उसका परसेंटेज या हिस्सा सबसे बड़ा है। तो हमारे भारत में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है थर्मल पावर, और थर्मल पावर का 90-80% तो चलता है कोयला से, कोल से, ठीक। कोयला जला के, थर्मल का मतलब होता है पानी गर्म करना, टेम्परेचर हीट, इस सबसे रिलेटेड है। पानी गर्म करके बॉयलर में पानी उबाला जाता है, वो पानी से वेपर बनता है, और वो वेपर मतलब भाप, और वो भाप टरबाइन्स को घुमाता है, और टरबाइन घूमने से एसी करंट जनरेट होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहां स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान, तो ये जद्दूगोड़ा, ये याद रख लेना। जद्दूगोड़ा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यूरेनियम की खदान है। और ये जद्दूगोड़ा कहां पर स्थित है, तो ये झारखंड में, झारखंड राज्य में एक टाउन है। पन्ना मध्य प्रदेश के लिए में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह इसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नो डाउट बहुत लोगों को पता होगा, हीरे की खान है यहाँ पन्ना में। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये प्रश्न बनता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी। ये कौन से राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में है। ये कौन सी नदी में है, तो भागीरथी नदी। ये सब याद रख लेना, इतने फैक्ट है, सब बता दिया। ये सबसे ऊंचा बांध है हमारे भारत का। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस महान खिलाड़ी ध्यानचंद को समर्पित है, तो आपको डेट बताना है। तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, भारत का जो खेल दिवस होता है वो 29 अगस्त को, ठीक। आज 23 अगस्त है, 29 अगस्त बहुत जल्द आने वाला है, तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है, इसको कर लेना आप लोग। और आई थिंक 29 ही अगस्त को आपका एग्जाम भी है, संडे के दिन। अब सिडबी जो बैंक है, सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1990 को। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ना, इकोनॉमिक्स में बैंक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आया रीजनिंग, इस प्रश्न को देखते हैं। 4 9 19, 4 7 8, तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है, 4 और 7 8, ऐसा कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा अपने को।
अच्छा ये एक मुझे दिख रहा है, 4 का डबल 8 और 1 9, 4 का डबल 8 और 1 9, 9 का डबल 18 और 1 19। ठीक, क्या ये भी जम रहा है? 7 का डबल 14 और 1 15, 15 का डबल 30 और 1 31, अच्छे से जम गया ये तो। 8 का डबल 16 और धन 1 17, 17 का डबल 34 और 1 ऐड कर दे तो आंसर आ गया 35, मतलब इसका सही आंसर है 35, 35। डबल करना है जो भी संख्या है, आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। ये लेफ्ट हो गया, इधर राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाना है और डबल करना है, 2 से गुणा करके 1 जोड़ देना है, बस यही करते चलना है। अगला प्रश्न है, अब इसको देखो, ये ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब यहां पर ये एट द रेट ऑफ हैज और डॉलर, इसका कोड है ASG से। हैज, एंड और परसेंटेज, इसका कोड है S5R से। एंड, एट द रेट और स्टार, इसका मतलब है R1G। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टार का मतलब क्या है। स्टार, तो देखो स्टार कहां पर है, यहां पर स्टार है, स्टार यहां पर है। अब अच्छा देखो, ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में इसलिए लाया ना, देन स्टार रिप्रेजेंट यहां मैंने लिखा है। ये हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाया मैं, कल मैं बाहर था एक जगह, और ये क्वेश्चन मैंने खुद टाइप किया ना, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, तो मेरे लैपटॉप में उस समय हिंदी का ट्रांसलेशन में गूगल से ही करता हूँ, वहाँ नेटवर्क नहीं था ढंग से, तो ये ट्रांसलेट नहीं हो पाया, इसलिए इंग्लिश में है, बहुत ही सरल इंग्लिश है, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्टार का अर्थ क्या है। तो यहाँ आपको स्टार दिख रहा है और कहीं स्टार नहीं दिख रहा है, तो अब देखो ये एंड यहाँ दिख रहा है और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, S5R R1J, तो दोनों में कॉमन R है, मतलब इस एंड जो एंड है इसका मतलब R है, एंड का मतलब। अब आगे देखो, ये एट यहाँ दिख रहा है और एट यहाँ दिख रहा है, इनमें ASG, इनमें R1G, तो ये जो एट द रेट है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन G है तो G है। अब जो बच गया स्टार, R और G तो मैंने खत्म कर दिया, तो 1, स्टार का अर्थ होगा 1। ठीक, समझ गए। अब ये देखो G हट चुका है। अब डॉलर और हैज, हैज कहां पर, यहां पर हैज है, अब बचा AS और यहां भी S5, तो हैज का मतलब हो जाएगा S। अब S भी हट गया। आई थिंक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये इसका आंसर, मतलब पहले का 14 का आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया स्टार का मतलब, तो स्टार का मतलब 1 है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया तो इसे मैं फिर से समझा देता हूँ, इसको मैं फिर से समझाता हूँ, क्योंकि कमेंट मेरे को आता है कि आप बहुत जल्दी समझाते हो, हम लोग को समझ में नहीं आया था, ऐसे कमेंट मैंने देखा है एक दो, तो चलो मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो एकदम घबराओ मत, समझ, मैं नॉर्मल स्पीड से ही जा रहा हूँ। वो क्या रहा है, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, एकदम फर्स्ट टाइम। रीजनिंग तो इंसान ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस टाइम में पढ़े हो गए। चलो देखो, अब मैं इसको फिर से समझाता हूँ एक बार और। देखो इधर मुझे स्टार का मतलब पूछ रहा है, स्टार का कोडिंग क्या है, तो आपको स्टार यहां पर दिख रहा है, इस वाले स्टेटमेंट में यहां स्टार दिख रहा है, तो अब स्टार तो एक ही जगह है, ये 3 स्टेटमेंट है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों में एक ही जगह स्टार है। अब आप देखो ये एंड और कहां पर दिख रहा है, एंड, तो एक एंड आपको यहां दिखा और यहां दिख रहा है, बस यही दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें एंड नहीं है। तो ये सेकंड और फर्स्ट को फिर से देखो, इनमें कॉमन नंबर कौन है, क्योंकि एंड इधर कॉमन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एंड कॉमन आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ S5R है, यहाँ R1G है, तो R कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है कि जो एंड है, एंड को कोडिंग किया गया है R से, बस यही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, सिर्फ ये। इसी प्रकार यहां पर आपको एट द रेट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एट द रेट, और एट द रेट यहां दिख रहा है, सेकंड में नहीं दिख रहा है। अब इनमें दोनों में कॉमन क्या है, ASG और R1G में कॉमन क्या है, तो G कॉमन दिख रहा है, तो ये जो 8 का कोडिंग है
वो जी से किया गया है। ये समझा, ये इस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कोडिंग डिकोडिंग को। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आप लोग को भी। चलिए दूसरा प्रश्न है कि इफ, इसमें हमसे पूछा जा रहा है एंड का मतलब पूछा जा रहा है। ये एंड जो है इसका मतलब तो अभी तो हमने किया ना, एंड का मतलब अभी जस्ट मैंने बताया, एंड का मतलब आर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, इसमें से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना, ये जो साइन परसेंटेज का दिख रहा है, ये परसेंटेज को किससे कोडिंग किया गया है, ये मुझे कमेंट करके बताना। अब एक 16 नंबर का प्रश्न है, 2 और 5 का मतलब 17 है, मतलब 2 और 5 के बीच एक साइन है ऑपरेशन, इसका मतलब 17 हो रहा है। 3 और 8 के बीच एक साइन है, उसका मतलब 35 है। तो आपसे 2 और ये ऑपरेशन और 7 इसका मतलब पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, 5 को 2 से गुणा कर देता हूं, तो कितना आ गया 10, और 5 और 2 को जोड़ने से 7 होता है, इसको जोड़ दो तो आ गया 17। समझ गए? 3 और 8 को गुणा कर दो, तो 8 3 24 और 8 2 10 और 1 11, तो इसको ऐड कर दो, तो 4 1 5, 2 और 1 3, 35 भी आ गया। तो इसी कोडिंग का यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, और 7 और 2 को ऐड कर दो, तो 7 2 9 हो गया। अब 9 और 14 को और ऐड कर दो, तो 14 में 10 जोड़ते तो 24 आता है, एक कम कर दो तो 23, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इस तरह से कोडिंग से भी प्रश्न आते हैं, इस तरह से कोडिंग से भी प्रश्न आते हैं। अब इसी प्रकार एक प्रश्न आपको और दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट करना। यदि 7 धन 5 का अर्थ 18 है, 8 धन 4 का अर्थ 36 है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 प्लस 3, या 8 प्लस 3 का अर्थ क्या होगा? ये इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करना, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोग को दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, अगर बन गया तो अच्छी बात है आप लोग से, लेकिन फिर भी मैं इसका एक फोटो खींच के मैं भी रख ले रहा हूं अपने पास, और इसको मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। अब एक कोडिंग से और है, नोएडा का अर्थ OPJEB, तो दिल्ली को हम लोग किस तरह से क्या करेंगे, कोड करेंगे? तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार लिखना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाना, ABCDEFGHI, इस प्रकार M तक लिखना। M तक लिखने के बाद M के जस्ट नीचे N लिखना, STZ, ये इस तरह से लिखना। तो इससे क्या हो जाता है, इससे एक चीज, ये M के नीचे N का मतलब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है, C का अपोजिट X है, तो एक दूसरे के अपोजिट भी आपको सामने रहेगा प्रश्न सॉल्व करते समय, और इनके नंबर यहां ऊपर में लिखना, 1 2 3, इस पर लिखते जाना। यहाँ 13 आएगा, ये 14, इस पर लिखते जाना, पूरा लिखते जाते 26 तक जाना आप लोग, ये 26 तक। अब देख लेना, अब देखो इस प्रश्न को देखो, N के जस्ट बाद O आ रहा है, देखो N के जस्ट बाद O आ रहा है, O के जस्ट बाद P आ रहा है, O के जस्ट बाद P आ रहा है, I के जस्ट बाद J आ रहा है, तो I के जस्ट बाद J आ रहा है। देख समझ रहे हो ना आप लोग? D के बाद E आता है, A के बाद B आता है, मतलब +1 चल रहा है। तो आपको D के जस्ट बाद क्या आता है, E, E के बाद जस्ट क्या आता है, F, L के बाद जस्ट क्या आता है, M, H के बाद जस्ट क्या आता है, H के जस्ट बाद I आता है, और I के बाद J, तो EFMIJ, EFMIJ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करते समय ना, आप लोग ABCD जो है जेड तक लिख लेना, और जिस ऑर्डर में सिखाया हूं, ये ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर, इसको फॉलो करते हुए लिख लेना एग्जामिनेशन हॉल में जाके, तो आप लोग आसानी से ये कोडिंग डिकोडिंग और जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज होगा अल्फाबेटिकल वाला, वो कर पाओगे। चलिए, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज? तो 1 2 3 10, और उसके बाद यहां आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर होगा। तो इसमें क्या लग रहा है लॉजिक, मैंने डिफरेंस निकाले, इसके बीच 1 का, इसके बीच 1 का, और इसके बीच 7 का, डिफरेंस से कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या करें, इस 1 में क्या करता हूं मैं, 1 का गुणा कर देता हूं, तो 1
एक कम एक और एक जोड़ दिया तो आंसर आ गया 2। ध्यान से देखो, इस एक में एक का गुणा किया और एक जोड़ दिया तो आ गया 2। अब इस 2 में मैं 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4 और एक जोड़ दूं तो 3 नहीं आएगा, तो अब क्या करना है, एक घटा देना है तो आ गया 3। अब इस 3 में फिर 3 का गुणा कर दूं तो 3 3 9 होता है, लेकिन अब एक जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा 10। अब 10 में फिर से 10 का गुणा कर दूं तो 10 10 100 हो गया। अब 100 में एक घटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस, पहले में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस तो आ जाएगा 99। मतलब लॉजिक क्या चल रहा है, जो नंबर है उसी को उससे मल्टीप्लाई करो और एक बार धन 1 करना है और उसके अल्टरनेट में -1 करना है, बस ये सीक्वेंस है। समझ में आया? नहीं आया तो क्या करना है मैं फिर से बता दूं, इस एक में एक का गुणा करना, धन 1 कर देना। इस 2 में 2 का गुणा करना और 1 से घटा देना। इस 3 में 3 का गुणा करना और 1 जोड़ देना। इस 10 में 10 का गुणा करना और 1 घटा देना। बस यही लॉजिक लग रहा है। ठीक, तो आंसर है 99। विच नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज? इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है? आप लोग डिफरेंस निकालो। 2 और 6 के बीच डिफरेंस 4 का है। 6 और 15 के बीच डिफरेंस निकालोगे तो 9 का आ रहा है। 31 तो 11 में 5 गया 6, 2 में 1 गया 1, 16 का डिफरेंस आ रहा है। 6 में 1 गया 5, 5 में 3 गया 2, 25 का डिफरेंस आ रहा है। इसको माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 6 में 3 3 7 आ रहा है और 8 में 5 गया 3, 37 आ रहा है। इसको आना चाहिए 36 क्योंकि सब परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान से देखो आप लोग इधर, इसको ध्यान से देखो, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और यहाँ 36 होना चाहिए था। तो यही नंबर गलत आ रहा है 93। इस 93 ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 92 होना चाहिए, 92 तभी 36 होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 92 होना चाहिए, है ना। इन प्लेस ऑफ 93 92 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ड्राइविंग, डाइविंग, स्विमिंग, सेलिंग, इसमें से कौन सा अलग है, कौन सा विषम है? विषम मतलब अलग है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है? बहुत सरल प्रश्न है। डाइविंग, स्विमिंग और सेलिंग ये हम तीनों पानी में करते हैं। ड्राइविंग, ड्राइविंग रोड में किया जाता है। बहुत सरल प्रश्न है ये तो। ड्राइविंग, देखो ड्राइविंग का मतलब क्या हुआ, गाड़ी चलाते हैं, रोड में चलाते हैं। गोताखोरी, तैराकी और सेलिंग ये कहां पर करते हैं, पानी में। अब एक प्रश्न और है, जॉन रन्स फास्टर देन जॉर्ज। तो मैं लिखता हूं जॉन जो है फास्ट दौड़ता है, तो इस जॉन की तरफ मुंह कर दिया। जॉन जो है फास्ट दौड़ता है जॉर्ज से, जॉर्ज से। अब जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम। अब जॉर्ज जो है दौड़ता ज्यादा तेजी से है टॉम से। अब क्या थर्ड स्टेटमेंट, नहीं मैंने शायद उल्टा मैंने स्टेटमेंट 3 पहले पढ़ लिया। चल इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, फिर से एक बार कर लेते हैं। यहां लिखता हूं जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज। तो जॉन तेजी से दौड़ता है एज कंपेयर जॉर्ज। टॉम रन फास्टर देन जॉन। टॉम जो है तेजी से दौड़ता है, ज्यादा तेज दौड़ता है जॉन के कंपेयर में। इन दोनों को अरेंज कर दे तो टॉम ज्यादा तेज दौड़ रहा है जॉन से और जॉन ज्यादा तेज दौड़ रहा है जॉर्ज से। अब थर्ड स्टेटमेंट है जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम। जॉर्ज जो है ज्यादा तेजी से दौड़ता है टॉम से। तो देखो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट क्या है, कंट्राडिक्ट है, मतलब अलग। यहाँ मैंने बोला है ये फर्स्ट, इसको देखो फर्स्ट और सेकंड को देखो। फर्स्ट में टॉम सबसे तेजी दौड़ रहा है जॉर्ज से भी, लेकिन सेकंड में क्या बोल रहा है, टॉम की स्पीड कम है जॉर्ज के कंपेयर में। तो ये गलत हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, यदि 1 और 2 ट्रू है, ये और ये सत्य है, तो स्टेटमेंट 3 डेफिनेटली गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 और 2 में ये बोल रहा है कि टॉम की स्पीड सबसे तेज है, जॉर्ज की स्पीड सबसे कम है। लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें क्या कहा जा रहा है कि जॉर्ज ज्यादा तेजी से दौड़ता है देन टॉम। तो ये तो गलत हो जा रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, झूठा है, असत्य है। मैराथन दौड़ के लिए हाइबरनेशन के रूप में है। मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन। अच्छा, इसमें प्रश्न बोल रहा है कि मैराथन का संबंध रेस से है,
तो हाइबरनेशन का संबंध किससे है? इफ मैराथन इज रिलेटेड टू रेस देन हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू विंटर समर स्लीप बियर। तो हाइबरनेशन क्या है, इसमें क्या हो जाता है जब ना पोलार रीजन में, जो पोलार रीजन है जहां साल के 12 महीना बर्फ से ढका होता है, तो वहां जब सर्दी का समय आता है ना, तो सर्दी के दौरान वहां पर क्या होते हैं, वहां के जो एनिमल है लाइक पोलर बियर, तो इन लोग ऐसे जो एनिमल है वहां के, वो 2 महीने 3 महीने गहरी नींद में चले जाते हैं, वो सिर्फ सोते हैं। मतलब बाकी टाइम में जो खाए थे वो चर्बी बना के अपने अंदर रख लिए हैं, अब वो चर्बी धीरे धीरे से, जो फैट है वो धीरे धीरे से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो उन लोग हाइबरनेशन के दौरान क्या करते हैं, सोते हैं, नींद। तो मैराथन का संबंध दौड़ से है, तो हाइबरनेशन का संबंध नींद से है। ठीक है, तो ये भालू क्या करता है, जो पोलर बियर है वो सर्दी के दौरान गहरी नींद लेता है। तो हाइबरनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, नींद से। अब एक सीक्वेंस और है, सीरीज सीक्वेंस 118, 110, 94, बी ए बी। अच्छा, ए और बी आपको फाइंड करना है। इसमें डिफरेंस निकालें, 118 और 110 के बीच का डिफरेंस 8 का है। अच्छा, 110 में मैं 8 घटा के देखता हूं, तो आ जाएगा 102। तो शायद ए 102 हो सकता है। चलिए और घटाते हैं, 102 में भी 8 घटाओ, 102 में भी 8 घटाओ, तो कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस भी 8 है। अब 94 में भी 8 घटा दो, 4 गया 90, और 4 घटा दो तो 86 आ जाएगा। 86 में भी 8 घटा दो तो 78 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अगर 78 आ गया तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब 86 में मैं 8 घटाता हूँ, तो 86 में 6 गया 80, 2 और 78, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। मतलब जो सारे नंबर पैटर्न क्या बन रहा है, 118, 110, 102, 94, 86 और 78। सबके बीच का जो डिफरेंस है ना, अंतर है, 118 और 110 के बीच का अंतर 8 का है। इसमें भी -8 हो जा रहा है, बस माइनस करते जाओ, 8 घटाते जाओ। यहाँ भी 8 का अंतर है और यहाँ भी 8 का अंतर है। तो ए क्या है, 102, और बी क्या है, 86। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को। तो इस प्रश्न का आप आंसर करना। एक सीक्वेंस आपको मिल रहा है 63, 50, 35। नेक्स्ट क्या होगा ये कमेंट करके बताना मुझे, या तो कमेंट करना, अगर नहीं भी कर पाओ तो मैं इसका आंसर टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। मैं भी इसका एक फोटो ले लेता हूँ और इसको मैं अपलोड कर दूंगा सर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ, अच्छा मतलब यहाँ पर जो आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा ये पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न व्यापम में आते ही हैं, हर बार आते हैं। देखो व्यापम की परीक्षा में हमारे पास समय बहुत होता है, तो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं ना, क्या करना है व्यापम में, आप लोग को 1 बाय 1 फिल करके देख लेना। जैसे यहाँ पर फिल करो, ये जो ए यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये बी यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये बी यहाँ पर आ जाएगा, फिर ए और बी। तो क्या जम रहा है सीक्वेंस, देखो डबल ए बी, डबल बी, ट्रिपल बी आ गया। फिर ये जम नहीं रहा है, ढंग से लग नहीं रहा है। उसके बाद सेकंड फिल करना है, यहाँ पर ए, डबल ए, फिर ट्रिपल बी, फिर एक और बी आ गया, तो ये भी 4 बी एक साथ हो गए, ये भी जम नहीं रहा है, मत फिल करना आगे। थर्ड फिल करो, देखो डबल ए, फिर ये बी यहाँ पर आ जाएगा, 3 बी, फिर ये ए आ जाएगा यहाँ पर, ए, और फिर ये ए चला जाएगा यहाँ पर, फिर ए बी यहाँ पर चला जाएगा। तो जरा देखो ए बी, बी ए, बी बी ए, डबल ए बी ए बी, ये भी कुछ जम नहीं रहा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होगा, जमेगा, कुछ ना कुछ एक पैटर्न आपको दिखाई देगा कंप्लीट फिल करने के बाद। फोर्थ वाला फिल कर देखो, ये ए, फिर ये वाला ए यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला ए यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला बी यहाँ पर आ गया, और फिर ये वाला ए यहाँ पर आ गया। तो क्या बन रहा है, ए बी, फिर क्या है ए बी, ए बी। अच्छा देखो यहाँ पर एक पैटर्न आपको दिख रहा है, ए बी, ये इस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा होगा। देखो एक ए रिपीट हो रहा है, फिर ए बी, फिर एक ए है, मतलब 2 बार ए है, फिर ए बी, फिर ये ए है, फिर ए बी, इस तरह का पैटर्न जम रहा है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी 1 2 3 ऑप्शन रख के देखने से कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बार्बर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, कारपेंटर, इनमें से कौन सा अलग है? तो देखो, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार है, टेलर और कारपेंटर मतलब बढ़ई, ये तीनों किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन बार्बर ह्यूमन बॉडी पे काम करता है। तो बार्बर इस प्रकार अलग है, या इन तीनों में ब्लैक स्मिथ को लोहा चाहिए होता है, टेलर को कपड़ा चाहिए होता है, कारपेंटर को लकड़ी चाहिए होता है, लेकिन बार्बर को कुछ मेटल नहीं चाहिए, मतलब कोई वस्तु की जरूरत नहीं होती उसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्बर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। ऑप्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया ना, आप लोग को बताया था कि कंठ से उच्चारण स्थल क ख ग घ अंग, तालु से च छ ज झ ञ, मूर्धन्य से ट वाला पूरा, दंत से त ग्रुप जो पूरा, ओस से, ये सब देख लेना आप लोग। अंतस्थ व्यंजन पूछा जा सकता है, य र ल व है। उष्म व्यंजन कौन सा है? तो ह श श स ये है। ये सब देख लेना, ये सब प्रश्न बनता है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महा धन इंद्र, महेंद्र, ये स्वर संधि है ना, स्वर संधि का उदाहरण है। श जो है कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ, उष्म, स्पर सभी देखे हम लोग, ये उष्म व्यंजन है। इनमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची है? तो हवा का पर्यायवाची है बयार। दूध का दूध, पानी का पानी, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दूध का दूध, पानी का पानी, मतलब इसका मतलब क्या है? सब स्पष्ट हो गया, सही हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा सही निर्णय। तो इस प्रकार हमने कुल 30 प्रश्न आज देखे हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं 1-2 दिन में, मतलब आज 23 तारीख है, आपको 25 तारीख को मिल जाएगा फुल टेस्ट, मतलब इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और 29 को आपका एग्जाम है शायद। तो 25 तारीख को मैं 100 पेपर का अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।